हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स पर वर्क करने जा रहे हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर्स की क्लासेज आपकी आती रहेगी। सबसे पहले तो जो बैकलॉग है आपका जनवरी 2024 से लेके नवंबर 2024 तक का, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। हर 2 से 3 दिन में आपकी एक क्लास आती रहेगी यूपी के करंट अफेयर्स पर। प्लस आगे के लिए ये अनाउंसमेंट है कि यूपी का मंथ वाइज करंट अफेयर हम अब, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, जैसे ही आपका मंथ एंड होता है उसके 10 से 15 दिन के बीच में आपका पिछले महीने का करंट अफेयर्स पर एक डिटेल क्लास आ जाया करेगी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हो, बीपीओ की कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो, या फिर आने वाली वैकेंसी जिसमें भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, यूपी का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो करंट अफेयर है, आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा, जितने भी सोर्स हैं यूपी के करंट अफेयर्स के 8, 10, 12, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो सारा हमने एक ही क्लास में आपको दे रहे हैं। तो किसी और सोर्स में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। ये करंट अफेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए कि इसमें सिर्फ आपको करंट की जानकारी नहीं मिलेगी। आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर कोई करंट है, तो उसको आपको समझाएंगे कि पहले क्या है, करंट का बात होगी। इसके बाद 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको बता दिए, तो स्टैटिक पोर्शन भी आपके पास आ गया। ऐसे ही किसी भी चीज में, सपोज करो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ शामिल हुआ था, है ना, तो आपको बताया जाएगा कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत किस बेस पर घोषित की जाती है, और अब तक इंडिया में कितनी चीजें हैं, है ना। अमूर्त में है तो कौन कौन सी चीजें आ गई, मूर्त है तो कौन कौन सी वास्तुकला की जो चीजें हैं या प्राकृतिक हैं, सांस्कृतिक हैं, वो आ गई। उस सब पे बात होगी, तो आपका जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन इन करंट अफेयर्स से तैयार होता जाएगा। सपोज करो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, विधान परिषद से आ गया 169 से, तो आपको विधान परिषद कैसे स्थापना होती है, सबसे पहले राज्य का जो विधानमंडल है वो पारित करेगा, फिर संसद के द्वारा उसकी स्थापना होगी। तो वो जब बताएंगे तो जीएस का भी आपका पोर्शन क्या होगा, इन करंट अफेयर से तैयार होता रहेगा। तो अब जो लोग भी यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को ये करंट अफेयर कभी मिस नहीं करना है। इसके लिए एक स्पेशल नोट बना लीजिए, उसमें हर मंथ का इसी तरीके से आप नोट करते जाइए। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। उसके पहले जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, इसी चैनल पर आप जाइए। बीपीओ की अलग प्लेलिस्ट बनी है, जूनियर असिस्टेंट की अलग बनी है, दोनों में 100+ वीडियोज हैं, पूरा कवर कराया गया। आप उनको देखो क्लासेज को, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल आप लोगों को पता होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इसके पहले क्या था ना, कि गर्ल्स को अलाउ ही नहीं था। कुछ समय पहले गर्ल्स को सैनिक स्कूलों में अलाउ किया गया। अब क्या है, पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया। वो कहाँ खोला गया, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, मथुरा जिले के वृंदावन में। सब लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, वृंदावन से। यहाँ पर यह खोला गया। इसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। केवल गर्ल्स पढ़ेंगी। लगभग इसकी जो कैपेसिटी होगी 870 छात्राओं की होगी। यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। पहला हो गया। अगले उस पर चलते हैं। पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक। इस टाइम बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा संभल में चल रहा है, अजमेर पर बात हो रही है, ज्ञानवापी पर इसके पहले बात हो रही थी, मथुरा पर बात हो रही है ना। तो क्या है, समझो कि जो पूजा स्थल है, अधिकतर जो पूजा स्थल है वो विवादित हैं, क्योंकि जो मुगलों का शासन रहा है उन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ा और वहां पर मस्जिदें बनाई। ये हमारा अतीत है। अधिकतर जो मेन मेन मंदिर हैं आप देखोगे उनके आसपास आपको मस्जिद मिल जाएंगे। बहुत सारे जो हम पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं ना, कुतुब मीनार का पढ़ते हैं, जैन मंदिर को तोड़ के बनाई गई 27, तो ये हमारे इतिहास की पुस्तकों में भी लिखा है। तो मुगलों ने ये काम किया, वो शासक थे। अब चूंकि गवर्नमेंट ने 1991 में, केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया था, पूजा स्थल अधिनियम। इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी धार्मिक चरित्र है, 15 अगस्त
1947 को जिस भी पूजा स्थल का जो धार्मिक चरित्र था, सपोज करो वहां पर मस्जिद, इस टाइम पे मस्जिद बनी थी 15 अगस्त 1947 को, तो मस्जिद ही वो बनी रहेगी। अब इस पर आगे विवाद नहीं खींचना है, क्योंकि देश में फिर लड़ाई झगड़े दंगे ये सब होते हैं। इसके लिए कानून लेके आ गए थे कि इस टाइम पे जो भी इसका चरित्र रहा है वही रहेगा, और ये कोर्ट में अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। केवल अयोध्या का एक मामला छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो बहुत पहले से चला आ रहा था, तो अयोध्या वाला मामला यहां से छोड़ा गया था। फिर क्या हुआ कि कुछ स्थलों की सर्वे होने शुरू हो गए, जैसे ज्ञानवापी हो गया। तो जो सिविल कोर्ट होता है सबसे पहले उसमें जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें मामला गया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि सर्वे करो। फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि आप तो जो पूजा स्थल अधिनियम है इसका उल्लंघन कर रहे हो, ये तो रोक दिया गया। तो हाई कोर्ट ने बोला कि उस जगह विशेष का, ठीक है, जो धार्मिक जगह है, धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को क्या था या अभी क्या है, वो पता करने के लिए सर्वे तो जरूरी है, इसको तो नहीं रोक सकते हो। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने सर्वे अलाउ कर दिया। जब भी सर्वे हो रहे तो जैसा बोला गया कि तो शास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में है, कहानियों में है, इतिहास की कई सारी पुस्तकों में है कि ये काम हुआ है, तो लोगों को पता है, अंदर साक्ष्य भी वही सारे मिल रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, कोर्ट में जा रहा है, केस कोर्ट में जा रहे हैं, और आपसी भेदभाव भी बढ़ रहे हैं लोगों में, है ना, अलग अलग धर्म के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़। ये कहाँ से मामला अब इतना ज़्यादा हाईलाइट होने लगे वहाँ समझो। इन्होंने बोला कि जो धार्मिक चरित्र है, ठीक है ये बात कि धार्मिक चरित्र 1947 को जो था वही अभी रहेगा, कोई विवाद नहीं, लेकिन 1947 को किसी धार्मिक स्थान का धार्मिक चरित्र क्या था इसको जानने के लिए सर्वे कराना जरूरी है। उन्होंने सर्वे अलाउ कर दिया, इसलिए जगह जगह अब सवाल उठ रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं। ठीक है, अभी फैसला नहीं आ रहा, बट सर्वे हो रहे हैं कि हमें पता तो चले कि वहाँ क्या था। ऐसा ही हो रहा है, तो इसी पर ये बात है। तो ये अधिनियम क्या है, रोक लगाता है कि वही धार्मिक चरित्र रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। ऐसा दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी जो है वो मंदिर था, ज्ञानवापी, उसको वर्ष 1669 में औरंगजेब ने तोड़ दिया था और वहां पर मस्जिद बना दी। आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, आपको पता हो ये पहले विश्व बैंक निकालता था, विश्व बैंक ये रैंकिंग निकालता था शुरुआत में। इससे क्या होता है, विश्व बैंक बताता है दुनिया भर के देशों में बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधे लगाना, उसकी सुगमता कितनी है, आसानी, कितने जल्दी अप्रूवल मिल जाते हैं, कितने जल्दी भूमि मिल जाती है, कितने कम रिश्वत खोरी होती है वहाँ पर, मतलब कितनी इजीली कोई व्यक्ति अगर कहीं बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है। बहुत सारे पैरामीटर पर निकालता है। इंडिया की शुरुआत में रैंक 150 प्लस रहती थी इसमें, फिर इंडिया की रैंक 130 आई, 130 से 77 आई, और 77 से 63 आई, यहाँ तक रैंक आई थी। ये 2020 के आसपास तक का मामला है। इसमें फिर कुछ रिपोर्टें आई कि चीन जो है ना, इस रैंकिंग में रिश्वतखोरी करा के गड़बड़ करा रहा है। क्योंकि इसका फायदा क्या होता था, विश्व बैंक जो रैंकिंग निकाल देता था तो दुनिया भर के देश, उद्योगपति क्या करते थे, इसको आधार बना के उस देश में निवेश बढ़ जाता था, बाहरी FDI वगैरह। तो ये गलत फायदा लेने लगा चीन, तो ये रैंकिंग निकालनी विश्व बैंक ने बंद कर दी। यूपी अब चूंकि इसी आधार पर नीति आयोग प्लस वही जो विश्व बैंक समूह है उसकी सहायता लेकर उन्हीं आधारों पर रैंकिंग निकालता है। ये भारत की निकलती है राज्यों के बीच में। उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 2017 में 14वें स्थान पर था, फिर 2018 में सीधा सेकंड पर पहुंचा, एकदम हलचल मच गई थी कि ईज ऑफ डूइंग, चूंकि विश्व बैंक ने निकालना बंद कर दिया तो ये रैंकिंग तो नहीं आ रही, लेकिन बिजनेस में जो रिफॉर्म है वो आते हैं, वो निकलते हैं। तो यूपी इसमें भी अभी नंबर 1 बना हुआ है, जितने भी बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स हो रहे हैं यूपी में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस को सरल बनाने के लिए यहाँ क्या है, एकल खिड़की व्यवस्था की गई, एक ही सिंगल विंडो में आप आइए, वहीं पर जो अप्रूवल है वो लीजिए, और भी जो चीज़ें हैं आपको लगानी है, भूमि से रिलेटेड जो भी बात करनी है, रजिस्ट्री से रिलेटेड जो करनी है, वो सारी चीज़ें सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, निवेश सारथी। यह क्या है, निवेशक प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली है। अगले पर आते हैं। तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म सबको पता होगा, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है।
है ना, बांदा के राजापुर नामक गांव में हुआ था, चित्रकूट बांदा के आसपास पड़ता है ये गांव। तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करेगी, जो इनका जन्म स्थान था। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, अब चूंकि जैसा मैंने बोला करंट में क्या होता है ना, आपको बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन, जीएस का पोर्शन मिल जाता है। तो अब यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन से हैं? जयवीर सिंह, यहां से आ गया। अब एक साथ आप 50 मंत्रालयों के मंत्री याद करने बैठोगे नहीं होगा, लेकिन करंट अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, ये चीजें एफर्टलेस आपको याद होती चली जाएंगी, ये ध्यान रखना। तो ये मंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की कि इस राजापुर गांव का विकास किया जाएगा। अब विकास कैसे? पुस्तकालय बनेगा वहां पर, पार्क बनेंगे, संग्रहालय बनेगा, सारी चीजें बनेंगी। रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये सत्य है कि जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसी रामायण पर आधारित ये पूरी रामचरितमानस है। वर्तमान समय में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है, घरेलू पर्यटन के मामले में। विदेशी पर्यटन के मामले में भी टॉप 5 में आता है, जो विदेशी पर्यटक आते हैं। अगला, राहत वाणी केंद्र, आपदा पूर्व चेतावनी हेतु इसकी स्थापना की जा रही है, आरवीसी। लखनऊ के कहाँ? लालबाग क्षेत्र में की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, संभावित हैं, आने वाली हैं, इनके बारे में उनका प्रभाव कब पड़ता है। देखो, कोई आपदा कब आपदा बनती है, ध्यान रखो। आपदा जब कोई होती है वो घटना होती है। सपोज करो रेगिस्तान में तूफान आया जहाँ कोई नहीं रहता, वो घटना है, वो आपदा नहीं बनेगी। आपदा मतलब जब बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हो, कोई घटना भी घटित हो और उस घटना से क्या हो, बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हो। ऐसी हानि हो कि जो व्यक्ति विशेष उसकी जो क्षति हुई है उससे उसको पूर्ण करने में व्यक्ति विशेष सक्षम ना हो, गवर्नमेंट वगैरह यही सब कर पाए उसको रिकवर, उसे बोला जाता है आपदा। तो इन आपदाओं की जो उनका प्रभाव है उससे 30 मिनट से 1 घंटे पहले सूचना देने का काम होगा। कहाँ से? राहत वाणी केंद्र से। लखनऊ में इसकी स्थापना होगी यूपी के। और दुर्गा शंकर मिश्र ने इसका क्या शिलान्यास किया। अगले उस पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे। क्योंकि क्लास के साथ साथ आपको ये भी बताते जाएंगे कि आपको क्या चीजें गूगल करनी है, तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, जो भी सिंसियर है, ध्यान रखना। जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में 5 नंबर ही आप में, और बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लगातार संघर्ष कर रहा है, सिर्फ 5 नंबर मैक्स टू मैक्स बता दिया, यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। और ये 5 नंबर का एज कैसे लिया जा सकता है? जो स्टैटिक पोर्शन है अगर वो इजी आ गया, सबको आता है। जीएस जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्हें लगता है बहुत अच्छा पढ़ लिए ना, मैक्सिमम लोग को अब जीएस का मैक्सिमम पोर्शन आता है, जो कॉमन होता है, सिंपल वाला। तो आप एज कहाँ लेते हो? करंट अफेयर्स में। उन पोर्शन में जो पोर्शन ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, जो थोड़े टफ हैं, इजीली नहीं आते, तो वो करंट के माध्यम से आपके सामने आ जाते हैं। तो आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे होते हो, बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स अगर आप करते रहे, 10-12 महीने का कर लिए, तो जीएस की भी आपको 30 से 40% समझ तो यहाँ से बन जाएगी। सपोज करो बेरोजगारी के लिए सर्वेक्षण हुआ, कि बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण होता है एनएसएसओ करता था पहले, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब एनएसओ बना दिया, ठीक है, नेशनल सैंपल ऑफिस बना दिया गवर्नमेंट ने। अब ये 5 साल के बीच में एक बड़ा करता है और 1 साल में छोटा करता है। इसमें बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए बेरोजगारी क्या है, फिर कितने प्रकार की होती है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, दुनिया भर की बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी, घटनात्मक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इस पे होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, क्या होता है यूजुअल प्रिंसिपल, सब्सिडरी स्टेटस क्या होता है, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, करंट डेली स्टेटस क्या होता है। तो ये जब आपको कराएंगे ना, जैसे मैंने बोला, समय के साथ हम डेप्थ बढ़ाते चले जाएंगे, कि जब भी जो टॉपिक आया उसका जीएस का आसपास का जो भी नॉलेज हो सकता है आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो आपकी जीएस की बहुत अच्छी समझ बनेगी। और जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, किसी टॉपिक विशेष में आज इतना पढ़ लिया, कल उतना पढ़ लिया, तो बड़े अच्छे से बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगा आपको। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई चीज़ बताते हैं कि इसको गूगल कर लेना, आप तुरंत गूगल करके नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन कर लिया करो। जैसे ये है उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे। देश का अगर एक्सप्रेस वे में बोलो तो ये दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई के बाद। लंबाई 594 किलोमीटर,
12 जिलों के 518 गांवों से ये गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच में ये गांव सारे पड़ेंगे या जिले पड़ेंगे। 6 लेन का होगा, लेकिन समय के साथ इसको ऐसे बनाया जा रहा है, या जो भूमि अधिग्रहण है वो इस तरीके से किया गया कि अगर इसको 8 लेन का करना है तो किया जा सकेगा। इस पे जो एक काम हो रहा है, जितने भी हमारे एक्सप्रेस वे हैं उन पर फाइटर जो प्लेन होते हैं उनको इतना मजबूत बीच बीच में ऐसी जगह उन पर बनाई जा रही पट्टियां कि अगर फाइटर प्लेन लैंड करना चाहे तो लैंड कर पाए। तो इस पे भी वही हुआ। शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास एक स्थान है, वहाँ पर 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी इस पर बनेगी। ये सब चीज़ें हमें आपदा काल में काम आएंगी, क्योंकि जब दुश्मन से युद्ध होता है तो दुश्मन क्या है, उस जगह पर हमला कर देता है जो एयरबेस होते हैं। अब वहाँ से फाइटर प्लेन उड़ने मुश्किल हो जाते हैं, तो अब हम हर हाईवे पर, हर नेशनल हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर ऐसा बना देंगे, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, ना दुश्मन के पास इतनी क्षमता होगी कि हर जगह वो ये व्यवधान पैदा कर सके। अब आते हैं अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन। अयोध्या में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ऐसा भी बोला गया था कि जैसे दुनिया भर के देश हैं या धर्म हैं, उनके अपने अपने स्थान हैं। इस्लाम है उनका मक्का मदीना है ना। जैसे रोम है आपका ईसाइयों का हो गया, ऐसे ही अयोध्या हिंदू धर्म की राजधानी बनेगी, धार्मिक राजधानी। उसी के लिए भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को हुई थी। और आगे चल के पूरा मूर्ति क्या है, ग्रेनाइट पत्थर है, कितने साल पुराना, इसकी पूरी डिटेल आपको शायद इसी वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। तो इसको सौर राजधानी भी, सौर जो सिटी है, पहली सौर सिटी भी यूपी की बनाई जा रही है अयोध्या को। तो वो सारे तथ्य आगे आते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब, चूंकि देखो सौर ऊर्जा कहाँ लगती है, ध्यान रखो। देश में अगर बात करो तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान बहुत आगे है। तो अब समझो सौर ऊर्जा के लिए क्या चाहिए होता है। जो सोलर पैनल होते हैं उनको लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए जमीन। अब चूंकि वो जमीन अगर उपजाऊ है, खेती होती है, उस पर इंडस्ट्री लगी है, तो उस पर तो नहीं लगा पाओगे, घाटे का सौदा हो जाए, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती है। तो ऐसी जगह जहाँ बंजर जमीन बहुत है, रेगिस्तान है, वहां पर ये लगाना बहुत आसान होता है, इजीली जमीन मिल जाती है। सेम चीज बुंदेलखंड क्षेत्र भी आपका जो है रेगिस्तानी एरिया है, मैक्स टू मैक्स है ना, सूखा वाला भूमि बंजर है यहाँ पर। तो वहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहे हैं। राज्य में जो टोटल सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसका 60% अब बुंदेलखंड क्षेत्र से हो रहा है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में अभी तो बहुत कम करता है पूरे अन्य राज्यों की अपेक्षा। 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये आपको गूगल करना है, करंट में अभी का जो लेटेस्ट डेटा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ऊपर वाले में भी जो मैंने बताया कि इसमें भी आप लोगों को एकदम जो लेटेस्ट डेटा है वो बताना है, इसको गूगल कर लेना गंगा एक्सप्रेस वे को। अब आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए जुर्माना। आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र की एक घटना थी, एमपी के दो, एक कपल था, मतलब एमपी का लड़का लड़की थे, जॉब वॉब कर रहे थे, रात में जा रहे थे, उसने अपनी किसी लग्जरी गाड़ी से आया और टक्कर मार दी, दोनों की डेथ हो गई थी वहां। तब से ये मुद्दा हुआ, उसको बेल भी मिल गई थी, नाबालिग था, अगले दिन बेल मिल गई उसको, तो और ज्यादा बवाल कटा। फिर बोला कि अब इनको क्या है, अगर नाबालिग है, दूसरी चीज अगर उसने बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम भी कर दिया और नाबालिग है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल, वो भी कौन से गृह में, सुधार गृह में रखा जाएगा, उसको जेल नहीं भेजा जाता है। तो इसको सजा भी नहीं होती, निकल जाते हैं। इसके लिए अब कानून क्या आ रहा है कि अगर नाबालिगों को गाड़ी दी तो गाड़ी कौन देगा, माता पिता ही तो देंगे या ड्राइवर देगा। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गाड़ी के मालिकों के खिलाफ। इन्हें 3 वर्ष की कैद या 25,000 रुपये का जुर्माना इन पर लगाया जाएगा। और किसके तहत हुआ, मोटर वाहन का जो अधिनियम है संशोधित किया गया था केंद्र सरकार का 2019 में, इसकी धारा 199A के तहत। आते हैं मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग। सबको पता है पीतल नगरी बोला जाता है। एक शोर के मामले में जो साउंड पॉल्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूटेड नगरियों में से टॉप 3 में मुरादाबाद आती है देश भर की। इसकी स्थापना कब हुई थी मुरादाबाद की, 1600 में शाहजहां के बेटे मुराद ने की थी, इसलिए इसका नाम मुरादाबाद है। इस शहर को ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट वर्ड मार्क जिसे बोला जाता है,
इसको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग उनको जो अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं, उस जगह विशेष में ही बनती हैं जो चीज़ें, उसे जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो है इंडिया की वो देती है। इससे क्या होता है, उसको एक ब्रांडिंग मिल जाती है, उस उत्पाद की मांग बढ़ जाती है दुनिया भर के मार्केट में। ये इनको मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट को मिला हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है वहाँ पर जो पीतल के जो भी सामान लगा, घंटी बर्तन, ये वो मुरादाबाद से बना के भेजे गए थे। अब कुछ एक जिला एक उत्पादों की सूची देख लेते हैं। बहुत ही एक प्रकार से देखो कि उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है, सफल भी हुई है, केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया है। तो अमरोहा, यहाँ पर क्या है, वाद्य यंत्र, ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स। बागपत होम फर्निशिंग, ये तो आ चुका है क्वेश्चन। बरेली में जरी जरदोजी, बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग। ये ध्यान रखना, कोई एक उत्पाद दो चार जिलों का भी हो सकता है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है, तो टेराकोटा तो हो गई। टेराकोटा होता है मिट्टी की बनी हुई चीज जिसे पकाया जाए, ठीक है, मिट्टी के घड़े हो गए, मतलब मिट्टी का बनाया, सुखा के उसको पका लो आग में, उसे बोलते हैं टेराकोटा। रेडीमेड गारमेंट्स, लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। महोबा गौरा पत्थर यहाँ का उत्पाद है। मिर्जापुर कालीन एवं मेटल उद्योग, आपने देखी होगी मिर्जापुर सीरीज, कालीन भैया। भदोही में भी कालीन है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। वाराणसी रेशम साड़ी। ये आपके उत्पाद हैं इन जिलों के। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। जनवरी 2024 का करंट, पूरे 10 महीने में सबसे ज़्यादा इसी का ही करंट है आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखो, एमएसएमई होता है, मीडियम नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। आप लोगों को गूगल करना है कि कौन सी इंडस्ट्री को माइक्रो बोला जाता है, कितने तक का निवेश हो, कितने तक की उसकी पूंजी हो, ठीक है। किसको आपको स्मॉल बोला जाता है, किसको मीडियम बोला जाता है, गूगल करके आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ। जब आप खुद से कुछ एक्टिविटी साथ में कर लेते हो ना, तो फिर आपकी एक समझ भी बढ़ती है, प्लस आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। उत्तर प्रदेश के ऊपर के 3 राज्यों में शामिल है, मतलब एमएसएमई के तहत जो पंजीकृत हुए हैं उद्योग, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप 3 में शामिल है। 9% इसकी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र प्रथम पर है 17.2%, और तमिलनाडु द्वितीय पर। लेकिन अगर बात करो कि नए पंजीकृत की, तो नए पंजीकृत में यूपी टॉप पर है, जो नए पंजीकरण हो रहे हैं। ये तो बहुत पुराने अब तक की बात हो रही है, क्योंकि इन सब ने बहुत समय से लीड ले रखी है। अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश फार्मा पार्क। फार्मा मतलब फार्मेसी, फार्मेसी मतलब दवाइयाँ। एक होता है मेडिकल डिवाइस पार्क, उसमें कंफ्यूज मत होना। मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस में मशीनें आ जाती हैं जो मेडिकल क्षेत्र में लगती हैं। बेड भी, मेडिकल में जो बेड होता है मरीजों का, वो भी अपने आप में एक मशीन होती है, ठीक है। उसमें भी सारी चीज़ें होती, बनता है टेक्निकली। बाकी जो मशीन है, ईसीजी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो पार्क आपका नोएडा जो जेवर है, यमुना एक्सप्रेस वे, उसके आसपास बन रहे हैं। लेकिन जो फार्मा पार्क का विकास हो रहा है वो हो रहा है ललितपुर में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, यूपी में ललितपुर। वहां पर 5 गांवों को मिला के 1472 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। यह है आपका फार्मा पार्क। 2022-23 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना यूपी का, वो है 22.58 लाख करोड़, इससे अधिक हो गया। अभी 1 ट्रिलियन की बात हो रही कि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, क्योंकि देश को बनानी है। 2027 तक बात हो रही थी कि देश को 5 ट्रिलियन की बात हो रही है। अब चूंकि यूपी की जनसंख्या और सारी चीज़ें मिला के 1/5 और 1/6 के बीच में आता है, ठीक है, ये आता है। तो इसकी बात हो रही कि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देना पड़ेगा, तभी देश 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचेगा, और उस ओर यूपी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे, ठीक है। ये संख्या इसको सुधार लेना, 21 हो जाएगी। 10 हवाई अड्डे जो यूपी में है वो संचालित हैं, बाकी आपके 11 जो हैं वो निर्माणाधीन हैं, जिसमें 5 की नए की और घोषणा हुई। मीन्स टोटल मिला के 21 हो जाएंगे। ये कहाँ कहाँ नए की घोषणा हुई? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती। आप लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की ये योजना चलती है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक।
इसके तहत हवाई अड्डों की स्थापना हो रही, किराया कम रखा जाए, बहुत सारी चीजें हो रही। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विस्तार किया जाएगा। आपको पता है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हवाई अड्डा मोदी जी ने किया था, जब 22 जनवरी को उद्घाटन होना था राम मंदिर का, उसके जस्ट पहले। और ये अंतर्राष्ट्रीय, यूपी में अब टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। अगला है दिव्य अयोध्या एप्लीकेशन। क्योंकि अयोध्या पे बात हो रही है, विकास करना है, पर्यटन राजधानी, धार्मिक राजधानी के रूप में करना है, तो गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन का विकास किया जिसका नाम है दिव्य अयोध्या। पर्यटन पर केंद्रित है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों हेतु नेविगेशनल मतलब मैप वगैरह अनुभव प्रदान करेगा, और ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म होगा। इसी से आप बस बुक कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, नक्शा देख सकते हो, टेंट सिटी देख सकते हो, कहाँ और भी जो चीज़ें पर्यटन के लिए जरूरी है, सारे काम आप इस सिंगल ऐप से अयोध्या के बारे में कर सकते हो। अगले उस पे आते हैं, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। किसने बोला? नीति आयोग। अब नीति आयोग कैसे बोलेगा? देखो इंडिया में अब जो मोदी गवर्नमेंट आई ना 2017 में, तब जाके काम किस चीज पर होना शुरू हुआ कि अपने खुद के इंडेक्स निकलने लगे, है ना, खुद की रैंकिंग कि किस चीज में क्या रैंकिंग है। नहीं तो पहले क्या होता, दुनिया भर की जो रैंकिंग निकलती थी उसी पर हम रिलाई करते थे। कुछ तो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो इतने बायस्ड होते हैं कि वो जो पश्चिमी देश है ना उन्हीं को ही दिखाते रहते हैं। सपोज करो इंडिया की जो भुखमरी में रैंकिंग वगैरह 130 प्लस चली जाती हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट में चली जाती हैं, ठीक है, भुखमरी में 100 के आसपास रहती थी, 110 भी चली जाती कभी कभी। तो इसमें ये लोग इतने वो रहते हैं बायस्ड कि ऐसे दिखाते हैं चीज़ें, जैसे दिखा रहे थे उसमें जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 170 प्लस चली जाती। और एक और होता है एनवायरमेंट एक्शन, उसमें इंडिया टॉप 10 में रहता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते ये लोग, जबकि दोनों पश्चिमी देश निकालते हैं। तो जब इस तरीके से काम होता है तो 2017 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो नीति आयोग इन्हीं लोगों की सहायता से, यही जो इनके मापदंड है उसी आधार पर निकालता है। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उद्योग वाले वो निकालते हैं अपना अपना। तो इन्होंने निकाला किसकी सहायता से? OPHI, ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। आपको पता है UNDP ही आपका क्या निकालता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब आगे की क्लासेज में जब HDI का कोई करंट आएगा तब आपको बताएंगे कि HDI में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, अमर सेन थे, इन्होंने मिलकर बनाया किस किस बेस पर। अभी MDP पे आते हैं। कोई भी इंडेक्स निकलता है विकासात्मक, उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य, और तीसरा होता है जीवन स्तर। MDP मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में क्या होता है, इसमें 10 फैक्टर होते हैं। 2 शिक्षा के ले लेते हैं, नामांकन और संभावित अध्ययन के वर्ष। स्वास्थ्य में भी 2 ले लेते हैं, पोषण और मातृ मृत्यु दर। जीवन स्तर में 6 ले लेते हैं, तो टोटल 10 होते हैं। लेकिन MDP में जो यूपी का उसमें 12 फैक्टर लिए गए, इस पर ये निकाला गया। इसमें बोला गया कि 5.94 करोड़ लोग यूपी में बहुआयामी गरीबी यानी कि MDP से बाहर निकले हैं। 2015-16 में ये 37.68% लोग थे जो MDP के अंदर आते थे, और 2022-23 में ये कितने रह गए? 17.40%। आगे चलते हैं। अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, क्योंकि अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो अलग अलग राज्यों से नहीं, अलग अलग जिलों से योगी जी ने उद्घाटन किया कि अलग अलग जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कर सकते हो। किराया भी 35,000 कुछ फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते हो। तो कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं देने का निर्णय लिया गया। इन सेवाओं के लिए किराया भी निर्धारित कर दिया गया। अगले उस पर आते हैं। बहुत सारे सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं, जैसा मैंने बोला, अगर ये 8-10 महीने का आप लोग पढ़ लोगे, ये तो यूपी का है, साथ में और सैन्य अभ्यासों का 2-3 की आपको जानकारी देते रहेंगे, तो टोटल 25-30 हैं जो पूछे जाते हैं। मीन्स जब आप UPPCS या कोई भी GS वाला बड़ा एग्जाम दे रहे हो वहाँ की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको, जैसे संप्रीति हो गया बांग्लादेश, सूर्यकिरण हो गया नेपाल, ऐसे करके। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास का नाम क्या था? अयोध्या। अब ये यूपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो नाम है ना 2 शहरों पे है, एक यूपी का अयोध्या और थाईलैंड का थाया।
युद्धाया इस पर लिया गया, और दोनों का अयुत्थाया का मतलब क्या होता है? अपराजय। इसको लेके ये युद्धाभ्यास किया गया। अब अयोध्या के राम मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अयोध्या का राम मंदिर जो है, टोटल 3 फ्लोर होंगे, 3 मंजिलें होंगी, 20-20 फुट की 3 मंजिलें होंगी। सबसे नीचे वाली मंजिल जो आपने देखी, वहाँ गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है। फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार होगा, है ना, पूरे भगवान राम के दरबार में जो जो देवता थे सबकी होंगी। तो इस तरीके से ये है। कुल कितने? 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट इवेंट था पूरे देश का। इसके निर्माण में मकराना संगमरमर राजस्थान में है, गुलाबी संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, रंगीन संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान रखो, क्योंकि मंदिर को इस तरह से बनाया गया कि 1000 साल तक कुछ भी ना हो उसे। लोहा क्या होता है, 1 साल के बाद, 50 साल के बाद, ये क्या, लोहा अंदर जंग पकड़ने लगता है, गलने लगता है, तो उम्र घट जाती है। मंदिर किस शैली में बनाया गया? नागर शैली में। मंदिर निर्माण की टोटल इंडिया में 3 शैलियां हैं, बेसर, सबसे पहले नागर, फिर बेसर, और फिर द्रविड़। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में आपकी एक प्रकार से ले लो नर्मदा नदी तक, कश्मीर से नर्मदा नदी तक ये है, नर्मदा से कृष्णा नदी तक बेसर है, कृष्णा नदी के बीच में, ठीक है, यानी कि कर्नाटक तक, और कृष्णा नदी से दक्षिण तक द्रविड़ शैली है। तीनों शैलियों की अपनी विशेषताएं हैं। कभी और क्लास में जब इनके मंदिर की किसी और का जिक्र होगा बताएंगे। क्योंकि गुजरात की एक चालुक्य शैली है, वो नागर शैली की ही एक उपशैली है, उसी के अंतर्गत। तो नागर शैली की उपशैली जो है चालुक्य सोलंकी शैली, इसके तहत राम मंदिर बनाया गया। इसमें रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वो कौन थे राम मंदिर के, प्लस जो मूर्ति है, मूर्ति की जो हाइट है वो क्या है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। आगे चलते हैं। अयोध्या में भीष्म क्यूब, भीष्म क्यूब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको पता होगा यूक्रेन मोदी जी गए थे, जेलेंस्की को इन्होंने ये भेंट किया था। तो ये क्या है? स्वदेशी मोबाइल, मोबाइल कहीं पे लग जाए मतलब मूविंग, मूव कर रहा है, कहीं भी ले जा सकते हो। अस्पताल है जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा है। एक मतलब ऐसे मूविंग है, आप इसको 15 मिनट में कहीं पे भी असेंबल कर सकते हो। 100 से 200 लोगों का इलाज, बहुत अच्छी अच्छी मशीन है, सब कुछ डीआरडीओ ने बनाया, बहुत जबरदस्त अस्पताल है, ठीक है। तो ये इन्होंने अयोध्या में लगाया था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात हो रही है, आप लोगों को पता होगा 2018 में पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2024 को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखना, काउंटिंग, ठीक है। ये यूपी का 75वां स्थापना दिवस था। चूंकि मनाना तो हमने 2018 से शुरू किया, तो फिर जोड़ लो, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, बट ये अगर यूपी जब स्थापित हुई थी उससे अगर सन जोड़ो तो ये 75 हो गए। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश कहा जाता था, प्रदेश नहीं, मध्य देश कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस। अब खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, आपको पता होगा खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं, कौन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत चलते हैं खेलो इंडिया गेम्स, और उसका मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर राज्य के हर ब्लॉक में, मतलब ये तो केंद्र का है खेलो इंडिया सेंटर, इसी की तर्ज पर योगी जी ने घोषणा की कि हर ब्लॉक में हमारे यूपी के खेलो उत्तर प्रदेश केंद्र की स्थापना की जाएगी, मैदान होगा और भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी ब्लॉक स्तर पर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में उत्तर प्रदेश टॉप पर, बहुत जबरदस्त सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसके उपयोग में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे देश भर में। इस सिस्टम की परिकल्पना किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई थी। अब ये संचालन में है, गृह मंत्रालय इसको कार्यान्वित करता है। इस सिस्टम में क्या होता है? अदालत, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, ये सब क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है सब।
कोई क्राइम हुआ, पुलिस जांच करेगी तो उसको फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर उसको जेल में डालेंगे व्यक्ति और फाइनली अदालत उस पर फैसला देगी। तो इन सभी के बीच डेटा और सूचना का निर्बाध हस्तांतरण हो, ऑनलाइन हो जाए अपने आप। प्रयोगशाला में कोई चीज गई जांच होने, तो आप लोगों को पता है महीनों लग जाते हैं फॉरेंसिक प्रयोगशाला में, चंडीगढ़ में एक बड़ी सी, अधिकतर वहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब महीनों लग जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन डेटा सबके पास रहेगा। इसी के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया गया। इंडस फूड 2024, इंडस मतलब इंडस नदी है जो सिंधु नदी, इसी के उस पर इंडस फूड, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसके लिए एक एक्सपोजिशन मार्ट का आयोजन किया गया। तो स्थान पूछ लेते हैं कहाँ, ग्रेटर नोएडा में। अर्जुन पुरस्कार 2023, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इससे ऊपर जो अगला पुरस्कार आता है वो क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न, अब नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये पुरस्कार यूपी के 2 लोगों को दिया गया है। कौन सा मंत्रालय देता है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये पुरस्कार देता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी को क्रिकेट विश्व कप 2023 में अपने अद्वितीय प्रदर्शन के पश्चात क्या है, अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया। तो यही पूछता है कहाँ के रहने वाले, अमरोहा के थे। कौन सी फील्ड से संबंधित थे, खेल से संबंधित क्रिकेटर हैं, सबको पता होगा ये तो। अगला वाला कम लोगों को पता होता है कि मेरठ की पारुल चौधरी है, इनको भी दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, और ये एथलेटिक्स से संबंधित है। आप लोगों को बताना है एथलेटिक्स में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड किस पर्सन ने लेके आया, इनको भी अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला। 19वें एशियन गेम्स में इन्होंने क्या किया था, 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था, और ये भारत की पहली महिला थी ऐसा करने वाली। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें यूपी पुलिस में डीएसपी की नौकरी दी है। आगे चलते हैं, ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। 3 बैच चल रहे हैं, ध्यान रखो। बीपीओ का चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, आरओ का चल रहा है, और फॉरेस्ट गार्ड का भी चल रहा है। आप लोग जो भी बैच ज्वाइन करना चाहो, आपको क्या करना है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करो, प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करो, वहां पर स्टोर में जाइए, आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। जो भी कोर्स है, बड़ा नॉमिनल फीस 299 ऐसे करके रखी गई, वहां से आप पेमेंट डायरेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बीपीओ बैच में मिल रही। बीपीओ बैच तो इतने तरीके से हो गया है कि स्टूडेंटों का वो लेवल हो गया कि अगर कल पेपर हो तो 95% क्वेश्चन कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट करके आ जाएगा जीएस रेवोल्यूशन का। ये चीज़ है। आगे चलते हैं, एक और पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। एक मिनट, ये किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश में स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ठीक है, आर्मी का हॉस्पिटल है, इसको दिया गया, संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत ये दिया गया। फिर अगला अवार्ड है विंग्स इंडिया अवार्ड। ये एविएशन क्षेत्र, सिविल एविएशन क्षेत्र होता है जो हवाई जहाज वाला, उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है विंग्स इंडिया, विंग्स मतलब पंख, अवार्ड। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अंतर्गत स्टेट चैंपियन चुना गया। कहाँ पर यह दिया गया, हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में यह अवार्ड दिया गया। अगले उस पर आते हैं, गणतंत्र दिवस परेड होती है, हर राज्य की अपनी झांकी होती है, उस झांकी में फिर झांकी के प्रदर्शन के आधार पर क्या है, पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इस बार की, उसको दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। इस झांकी की थीम क्या थी, अयोध्या था, उसमें राम मंदिर को दिखाया गया था, और फिर साथ में इसकी थीम पे लिखा गया था विकसित भारत समृद्ध विरासत पर आधारित थी। थीम याद रखना, पूछी जाती है। अयोध्या के साथ साथ चूंकि दिखाना विकसित भारत, तो विकसित भारत का इस टाइम पे यूपी में जो सबसे बड़ी चीज चली वो है आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मेट्रो रेल होती है, मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, बहुत तरीके से बन रहा है। इसकी स्टेशन है, जाके देखो गाजियाबाद उसके आगे
मेट्रो की जो बन रहे हैं उससे कई गुनी अच्छी स्टेशनें बन रही, कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा। इसमें क्या होगा, जैसे मेट्रो चलती है तो हर 2 किलोमीटर पर रुकती है, ये मेरठ तक जाएगी 80 किलोमीटर के रूट पर 5-6 जगह रुकेगी, वो बहुत स्पीड से चलेगी। इससे क्या होगा, मेरठ के जो भी व्यापारी वो दिल्ली आना चाहें तुरंत आ जाएं, दिन में 10 बार आओ जाओ सब कुछ, और हर 15-20 मिनट पर एक ट्रेन आएगी, ऐसे होगा। तो ये देश का जो सिस्टम है ना, हम लोग तो बहुत पीछे चल रहे हैं। चाइना वगैरह में ऐसा हर सिटी कवर कर रखी, बुलेट ट्रेन से उन्होंने हर एक सिटी कवर कर रखी। सपोज करो हमें जाना है यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, 10 घंटे 12 घंटे टिकट भी नहीं मिल रहा। वहाँ पर हर जगह के लिए बुलेट ट्रेन है, मेट्रो जैसी। वहाँ 500-600 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे में पहुँचा रही। मतलब आपको जाना है, आप गए टिकट लिया तुरंत, तो हर 15 मिनट में गाड़ी जा रही है। तो ये सिस्टम इंडिया में आएगा तो सोचो, मोबिलिटी जब बढ़ती है, लोग जब मूव करते हैं तो अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, तो इस झांकी की थीम इस पर बात होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय, तो आरआरटीएस जो है ना, आरआरटीएस को इस पर दर्शाया गया है। आरआरटीएस का उद्घाटन साहिबाबाद जो स्टेशन है यहाँ से निकली थी, नमो भारत ट्रेन इसको नाम दिया गया था। मोदी जी ने उद्घाटन किया था, अभी पूरी तो नहीं बनी है लेकिन जो 15-20 किलोमीटर एक खंड है वहाँ निर्माण हो गया था, तो ये ट्रेन चलनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कुल 19 बच्चों को देश भर से दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे थे, अनुष्का पाठक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, आदित्य यादव खेल के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार, जैसे मैंने बोला एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है केंद्र सरकार ने भी अपना ली, तो राष्ट्र स्तर पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दिया पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पुरस्कार, और बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बांदा जिला को, उसका क्या है उत्पाद, सजार स्टोन क्राफ्ट, इसको क्या दिया गया है, रजत पदक। बांदा में आप लोगों को पता हो हीरा पाया जाता है, तो स्टोन पत्थरों की यहाँ उद्योग है, उसी के लिए इनको दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है आप लोगों को पता हो इंडिया में, इंडिया लेवल पे। अगला जब वीडियो आएगा किसी मंथ का, उसमें और डिटेल में इसमें जाएंगे, क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे होता है सर्वे, क्या है, कितने राज्य हैं इसमें। राज्यों के मामले में अगर देखो, जिलों के मामले में सबसे पहले देख लो तो इस सिटी जो है सूरत और इंदौर रहते हैं हमेशा टॉप पर। यूपी के जो इस टाइम पे रहे हैं इस बार, ठीक है, वो रहे हैं आगरा, इसके बाद लखनऊ कानपुर, इनके बड़े अच्छे स्थान रहे। नोएडा का भी बहुत अच्छा स्थान रहा है। अब यहाँ पे इस पे देख लेते हैं, इस करंट में क्या, वाराणसी प्रयागराज स्वच्छ गंगा शहर है पहले और दूसरे नंबर पे। राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार स्वच्छ शहर दिया गया नोएडा को। यूपी का एकमात्र शहर है जिसे 5 स्टार स्वच्छ शहर घोषित किया गया। आगे चलते हैं, पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता हो गणतंत्र दिवस वगैरह इनकी संध्या पे एक दिन पहले ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। इसमें वर्ष 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिए गए। टोटल 132, इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, और आगे चल के देखोगे 5 भारत रत्न भी दिए गए। भारत रत्न में अगर यूपी से देखो तो चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। उसके पहले 1 साल पहले देखो तो पद्म विभूषण मिला था, जो मुलायम सिंह यादव को मिला था। ठीक है, फिर आ जाते हैं, इन विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीपीसीएस वगैरह में। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, कुछ विदेशी भी हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 12 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। कौन कौन है उसमें, कला क्षेत्र के लिए खलील अहमद, नसीम बानो, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, श्री गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबूराम यादव, इनको कला क्षेत्र के लिए। औषधि क्षेत्र के लिए श्री राधा कृष्ण धीमान, श्री राधेश्याम पारीक। साहित्य एवं शिक्षा के लिए श्री राजाराम जैन, श्री नवजीवन रस्तोगी। इसको 1-2 बार पढ़ लेना तो एक माइंड मैप बन जाता है। फिर वैसे तो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, नंबर पूछेंगे टोटल कितने लोगों को तो आप बता दोगे। भारत रत्न पूछ सकते हैं, किसी एक को मिला तो बता दोगे। महिलाओं को इंडिया लेवल पे पूछा जा सकता है, आप वो बता दोगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ पूछा तो 1-2 बार पढ़ लोगे तो माइंड में रहेगा। श्री रामचरित चौधरी को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, और गौरव खन्ना को खेल के लिए। अगले उस पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, और आने वाली 2 से 3 महीने में जितनी भी परीक्षा है सब में बन सकता है।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे उस्ताद राशिद खान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। यह रामपुर सहसवान घराने के थे। आपको कमेंट में बताना है रामपुर सहसवान घराना, इसकी स्थापना किसने की थी। 2006 में इन्हें पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार मिल चुका है। प्रभात त्रे हैं उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। किराना घराना बहुत फेमस है। पंडित भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न मिल चुका है, वो इसी घराने से थे। 1990 में पद्मश्री, 91 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका था। सोचो, भारत रत्न ही बाकी था तो कितनी महान कलाकार थी शास्त्रीय गायक। मुनव्वर राणा, इनका तो कविताएं सब लोग जानते ही होंगे, माँ पर कविताएं लिखते थे बहुत अच्छी अच्छी, है ना। जो करंट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते थे, तो इनको उतना सम्मान लास्ट में अंत समय में नहीं मिला। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ। मशहूर उर्दू शायर थे। 2012 में माटी रत्न सम्मान इनको मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। साहिदाबा, इनकी एक कृति थी, बहुत फेमस थी और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2014 में। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी और भोजपुरी के विख्यात कवि थे, गीतकार थे और साहित्यकार थे, सारा काम करते थे। मिर्जापुर जिले के रहने वाले थे। इन्हें साहित्य अकादमी, भाषा सम्मान, साहित्य भूषण, साहित्य सारस्वत, ये सारे सम्मान मिले हुए थे। आगे चलते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। युवा खेल एवं कार्यक्रम मंत्री कौन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। यूपी के भी बताना है और इंडिया के बताना है। नासिक महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की षष्ठी दीक्षित जो हैं, इन्होंने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला फैक्ट है, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें क्या था, 130 शहरों को सिलेक्ट किया। यहाँ पर पीएम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं 2.5 और PM10, इन कणों को कम, ये कण की प्रदूषण होते हैं, कम करने के लिए था कि 20 से 25%, 25 से 30 था, आगामी 5 वर्ष में करना था 2024 तक। ये तो नहीं हो पाया, बट यूपी में ये काम हो रहा है, खासतौर से मोदी जी के जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर PM 2.5 में वाराणसी में 72% की कमी आई, जो वहाँ पे स्टेटस था। बहुत जबरदस्त काम हुआ। आगरा में भी 53% की कमी है। राम मंदिर के वास्तुकार आप लोगों से पूछा था, अगर उस टाइम आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो ये वास्तुकार थे चंद्रकांत भाई सोमपुरा, गुजराती थे। अब जब गुजराती हैं तो कौन सी शैली में बनाएंगे मंदिर, नागर शैली की, गुर्जर चालुक्य शैली में इन्होंने डिजाइन किया। राम मंदिर में 5 मंडप है। 5 मंडप है, मंडप एक प्रकार का हॉल होते। 5 मंडपों को जब पार करते हो तभी आप गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के पास पहुंचोगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। एक और इन्होंने काम किया, पूरे उसको परकोटा से घेर दिया। जो नागर शैली होती है उसमें क्या होता है, चबूतरे पर मंदिर होता है। जो द्रविड़ शैली होती है साउथ की, उसमें मंदिर जस्ट जमीन में ही होता है, जमीन से ही उसका लेवल ऊपर नहीं होता है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी होती आपको। ठीक है, ये अंतर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मोदी जी जा रहे थे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर सीढ़ियां हैं नागर शैली में। ठीक है, मेधी बोला जाता है, मेधी चबूतरे को बोला जाता है, सोपान बोला जाता है सीढ़ियों को। इसके बाद ये मंडप है। रामलला की मूर्ति 51 इंच की है, जिसे खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया, बालक मुद्रा, 5 वर्ष के बालक मुद्रा में दर्शाया। मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसे कृष्ण शिला नामक पत्थर से, 2.5 करोड़ पुरानी ग्रेनाइट चट्टान, इससे बनाया गया था। राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई 141 फीट है। जो मुख्य गुंबद है जिसके नीचे गर्भगृह है, उसकी ऊंचाई है। भारत का पहला मानव DNA बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। अरुण भंसाली जो है, इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अन्य प्रमुख तथ्य जान लो। ऑस्कर अवार्ड जीता था, एक डॉक्यूमेंट्री थी इस्माइल पिंकी, इसने ऑस्कर अवार्ड जीता था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली जो पिंकी थी वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की अहरौरा। अहरौरा में कौन सा अभिलेख मिला है बताइए मुझे, ये आप लोगों को बता।
की रहने वाली हैं। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जनवरी 2024 में लखनऊ में 3 दिवसीय फेस्टिवल नो योर आर्मी, इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र, राज्य का पहला है, लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति दी। अब ये कहाँ स्थापित होगा? SGPGI, संजय गांधी PGI में स्थापित होगा। यूपी का सबसे बड़ा अस्पताल यही है। सबसे बड़ा मीन सबसे अच्छा अस्पताल इसी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी पर राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए। कहां पर? यमुना नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट में बताना स्थान कौन सा था जहां पर ये रेस्टोरेंट है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जाएगा। मल्टी एजेंसी मतलब जितनी एजेंसियां आपकी IB, रॉ, NIA, यूपी की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सबके साथ ये एजेंसियां क्या करेंगी? आपस में इनपुट शेयर करेंगी, जिससे कोई भी अगर संभावित खतरा है उस पर एक साथ मिलकर काम किया जा सकता है। ठीक है। ये रेस्टोरेंट का जो भी सटीक बताएगा भविष्य में उन लोगों के साथ इसी रेस्टोरेंट में चला जाएगा। आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखो, स्ट्रीट लाइट की जो भी सौर ऊर्जा से चलती है उसकी सबसे लंबी लाइन इन्होंने बनाई। कितनी? 10.2 किलोमीटर की। टोटल कितनी सौर ऊर्जा लाइटें लगाई? 470। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? सऊदी अरब के नाम था। 9.7 किलोमीटर का था कुछ। अयोध्या में भारत की पहली सौर ऊर्जा सक्षम नाव लॉन्च की गई। ये सारे काम अयोध्या में हो रहे हैं। सरयू नदी में एक जहाज जो था, नौका है ना, वो भी यहाँ चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम हेतु बुजुर्गों की मदद के लिए एल्डर लाइन, बुजुर्ग हैं वृद्धाश्रम में चले जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें पता ही नहीं होता है तो कैसे जाएं, कहाँ है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए प्लस वहाँ जाने के बाद अगर कोई परेशानी आती है तो उसके लिए एक एल्डर लाइन सेवा हुई है 14567, इसको ध्यान रखो। और पहले नहीं तो ये 112 पर कॉल करके ही हेल्प लेते थे, अब इनके लिए एक अलग से हेल्पलाइन बना दी। जनवरी 2024 में भारत का पहला केंद्र द्वारा वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बनकर तैयार हुआ। ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर में गाय अभ्यारण्य जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। तो पहला कौन सा है? जो केंद्र ने जिसको पैसा दिया। लेकिन अगर देश का पहला बोलो तो MP में बन चुका था कामधेनु गौ अभ्यारण्य, लेकिन इसमें केंद्र ने पैसा ना देके MP गवर्नमेंट ने ही दिया था, जो शाजापुर में स्थित है। आगे चलते हैं। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर, ये आपको पता होगा, राम मंदिर बना था। केंद्र जो गवर्नमेंट है उसने तो मंदिर बाद में टेस्ट वगैरह बनाया। मेन फैसला कहाँ से आया था? सुप्रीम कोर्ट। 5 न्यायाधीश रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी पीठ ने ये फैसला दिया था। इन्होंने बोला, इन्होंने आर्टिकल 142 सबसे जबरदस्त आर्टिकल है पूरी दुनिया का, इसका प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि पूर्ण न्याय करने के लिए वह भारत के विधि क्षेत्र में कोई भी रिट पारित कर सकता है, ये सबको बाईपास कर देता है ये आर्टिकल। कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है, कानूनी जो है दाव पेच, कागजी कार्रवाइयां एस्टेब्लिश है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब कम पड़ गई पूर्ण न्याय के लिए, तो कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, कोई भी डिग्री आदेश पारित कर सकता है। इसी के तहत कोर्ट ने क्या किया था, इनको बोला था यूपी गवर्नमेंट को कि इनको भी 5 एकड़ जमीन दे दी जाए जिस पर ये बनाए। रामलला की जो है 2 पॉइंट कुछ एकड़ थी, जो मेन मंदिर वाला था, बाबरी मस्जिद वाला, तो वो दे दी गई हिंदू पक्ष को, यहाँ पर मंदिर बने। तो फिर योगी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस जगह पर ना देके इनको अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नामक जगह पर ये जगह दे दी थी कि यहाँ पर बनाओ। इसके लिए एक वो बना था, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नामक ट्रस्ट बना था। ये मस्जिद बनाएगा और मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ रहा था, इसकी न्यूज में 2-3 बार सामने आई, देखा, ऐसा बोला जा रहा है कि मस्जिद बड़ा जोर शोर से चल रहा था, बट 10 साल होने वाले हैं, है ना,
10 साल तो नहीं होने वाले, राम मंदिर बन चुका है, 5 साल तो ये बनने हुए हो गया राम मंदिर को, ठीक। 5 साल नहीं, जब शुरू हुआ था राम मंदिर का निर्माण, अब देखो मिला के तो 5 साल हो गए, तो 5-6 साल से ज़्यादा हो गया और मस्जिद का एक स्टोन भी नहीं रखा अभी तक, क्योंकि फंड जो होता है ना, फंड की कमी है। 40 लाख का अभी तक जो टोटल फंड है वो कलेक्ट हुआ, राम मंदिर के लिए 7,000 करोड़, इससे ज़्यादा हो चुका था, अभी भी कितना दान है। इस कहने का मतलब ये नहीं है तुलना, कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों समुदायों के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो वो समुदाय जब फैसला हो गया, वो समुदाय आगे आना था, इस चीज को दिखना चाहिए। सिर्फ ये विवाद के लिए तो नहीं होना चाहिए था कि नहीं विवाद है, जब तक विवाद है कुछ भी करेंगे। अब विवाद जब दूर हो गया तो फिर वहां पर कार्रवाई ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए थी। ये दिखाता है कि आप कितने इमोशनली, नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लोगों समाज के बारे में, नेता कितने इमोशनली कनेक्टेड थे इससे। वो केवल विवाद बढ़ाने में कनेक्टेड थे, जब विवाद हो गया तो कई नेता इतने बड़े बड़े हैं, वो चाहे तो किस लेवल का फंड दे सकते हैं, इस चीज को करा सकते हैं। तो ये सोचने वाली एज आ सोसाइटी, हमें ये सोचने वाली बात है कि ये सोसाइटी को जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, अगर कोई मामला आपसी बातचीत से, सामाजिक सौहार्द से निपटाया जा सकता है, जहाँ पर इमोशनली सच में करेक्ट हों जो, तो ये नेता लोग नहीं निपटने देते। अब वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है, ना कोई उसके लिए काम कर रहा है, ना कोई बोलते दिखता है, कुछ नहीं, सब एकदम भूल गए क्या है। देख रहा था मैं, बस केवल एक मैदान है, गेट लगा दिया है, बाउंड्री है, वहां पर 1-2 लोग बैठे रहे, तो ये गलत है। अब आगे आते हैं। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने गीता के उर्दू अनुवाद पर भारत में पहला शोध करने की उपलब्धि हासिल की। 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश के जो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम है, ये ध्यान रखना, कहाँ है, नवाबगंज में है, उन्नाव में। ये आपको बताना है ये पक्षी विहार की विशेषता क्या है, छोटा है क्या है, सबसे छोटा है क्या है, ठीक है। यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, नाम क्या था, नेचर एवं वर्ल्ड फेस्टिवल 2024। अगले उस पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन से नंबर का था उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य था जिसने इस नीति को मंजूरी दी। दुनिया में अगर जो भविष्य की चीज बोली जा रही, वो बोली जा रही सेमीकंडक्टर। जो मोदी गवर्नमेंट है ना, वो इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम लेके आई थी। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए ऐसे खर्च कर रही है कि हम इतना आपको सब्सिडी देंगे, आप यहाँ पे प्लांट लगाओ। क्योंकि दुनिया भर की जितनी चीज़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल से लेके कंप्यूटर, हर एक चीज़, मेट्रो बस, अब सब इसी से ही चल रही है, इसकी बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले गुजरात सरकार ने मंजूरी दी थी, यहाँ पर तो 1-2 प्लांट लग भी चुके हैं, और यूपी चौथा राज्य बना। हाँ, यहाँ पर आपकी क्लास आज की खत्म होती। ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स अगले 2 से 3 दिन में फरवरी 2024 का आ जाएगा, फिर 2 से 3 दिन में मार्च का आ जाएगा, और फिर अगले 3 से 4 दिन में आपका अप्रैल, ऐसे करके आते रहेंगे। बैकलॉग हम 25 से 30 दिन में पुराना नवंबर तक का बैकलॉग खत्म कर देंगे, और नवंबर के बाद क्या होगा, हर महीने का, जैसा मैंने बोला, अब ये चीज़ आपकी बंद नहीं होगी, चाहे आपका एग्जाम कोई आ रहा हो ना आ रहा हो, यूपी का मंथ वाइज करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में आता रहेगा। जनवरी का आप लोगों ने देख लिया होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यूपी फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है, आप लोगों को बताया दिया है पहले भी। ये आपको एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री जो 50 नंबर का है, वो बहुत डिटेल में विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराया जाएगा। कंप्यूटर, यूपी जीके और मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पूरा कराया जाएगा। एप्लीकेशन पर बैच ऑलरेडी है, 85% आपके सिलेबस की क्लासेज पढ़ चुकी हैं। आगे चल के करंट अफेयर्स पर, करंट अपडेट पर बात होगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होंगे, और जहाँ पर भी जो भी गैप फिल करने हैं वो सारे काम होते रहेंगे जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी। और ये सेम जूनियर असिस्टेंट बैच के लिए, सबके लिए वही प्रोसेस है, ये सारे बैचेज चल रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हो इस नंबर पर, फोन पे, पेटीएम, या फिर ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोग शेयर करते रहो, जितने भी आपके जानने वाले यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो अब आपको यूपी के करंट के लिए साथ में और भी जो जानकारी है उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप इसको शेयर करो, कहना हर महीने में 1 महीने का करंट अफेयर देख लिया करो, बहुत काम का हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।